का मीनिंग समझते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका एक्चुअल में यूज कैसे होगा, कैसे यूज होगा, तो उसके लिए कुछ बेसिक से पहले फॉर्मूले याद रखने होंगे, समझने होंगे। इसके ऊपर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे याद रहता जाएगा। और मैथ्स में अगर आप पीसीएम से बिलोंग करते हो तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा फुलवा होंगे। इसमें एप्लीकेशन समझते हैं कि डिफरेंशियल को किस किस तरह से यूज किया जा सकता है इन फिजिक्स में। अप्लाई करना सीख जाओ कैसे अप्लाई किया जाएगा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है इसका, है ना, फिजिक्स में अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं वनरारी और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा, जब भी हम 10th से 11th की ओर आगे बढ़ते हैं या 11th से 12th की ओर आगे बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी खासियत होती है। तो फिजिक्स की खास बात यह है कि आपको कुछ बेसिक से कंसेप्ट आने चाहिए पहले से ही, जो रिलेटेबल है मैथ से, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए अगर आप 11th फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो या फिर 12th फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो। तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मेजर टॉपिक रहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन आज के सेशन में हम यूज करेंगे कि कैसे इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है क्लास 11th फिजिक्स में और क्लास 12th फिजिक्स में। तो कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी लेके आया हूं कि जो कहीं ना कहीं डेरिवेशन फॉर्म में या कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में या कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन या आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। लेकिन कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो बेसिक मैथमेटिक्स लेकिन पार्ट है ये फिजिक्स का। तो शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन से। समझना पहले तो कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुना होगा या देखा होगा, dy बाई डी एक्स या dy बाई डी टी या डी थीटा, कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन देखा होगा आपने कि y विथ रिस्पेक्ट टू t यहां पर चेंज हो रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो इस dy बाई dt का मीनिंग क्या होता है? तो फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dt, इसका मीनिंग समझते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेट भी कैसा, बहुत छोटे वाला, बहुत छोटा चेंज की बात कर रहे हैं। तो बताया गया कि द रेशियो ऑफ अ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y। f क्या है? फंक्शन, जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है यहां से y से। तो y में होने वाला चेंज बहुत छोटा सा, किस पे डिपेंड कर रहा है? वो y डिपेंड कर रहा है ये डिनोमिनेटर t वाले पे। ऐसा लिख सकते हैं कि सर फंक्शन एक है जिस फंक्शन को लिखा जा सकता है y इन फंक्शन ऑफ टाइम, y इन फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा लिखा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत छोटी सी बात है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कहीं ना कहीं आपने वेलोसिटी टर्म सुना होगा। वेलोसिटी होता क्या? dx बाई dt, वेलोसिटी dx बाई dt। लेकिन मैं यहां पर बात करूं बहुत छोटे चेंज की, बहुत छोटे चेंज की, तो लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x बाई डेल्टा t, इसको लिखा जा सकता है dx बाई dt, इसको लिखा जाएगा dx बाई dt। अब ये एवरेज वेलोसिटी ना होके ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हालांकि ये सिंबल है एवरेज का, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल की, तब उसको लिखा जा सकता है dx बाई dt। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैथ्स में इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे लिए dx बाई dt का मीनिंग समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं एक छोटा सा एप्लीकेशन इसका ये भी कहता है कि अगर x वर्सेस t का ग्राफ दे रखा है, जैसे कि ये वेलोसिटी था ना, तो वेलोसिटी का एक तरह से फाइंडिंग करने की मेथड है, वेलोसिटी फाइंड करने की, क्योंकि हमें यह पता है कि dx बाई dt ये वेलोसिटी देगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। बढ़िया सर। अब ये ग्राफ हमें दे रखा है कुछ x का। अब इसके ऊपर मैं स्लोप फाइंड करूं, इसके ऊपर मैं स्लोप फाइंड करूं या इसके ऊपर मैं स्लोप फाइंड करूं, तो ये स्लोप हमें वैल्यू देता है, ये स्लोप हमें वैल्यू देता है dx बाई dt की, dx बाई dt। ये θ2 लिख दूं, यहां पर θ1 लिख दूं, ये dx बाई dt। ये एक तरह से स्लोप हो गया। m1 m2 भी आप लिख सकते हो। ये डिफरेंशिएशन आपको स्लोप की वैल्यू देगा, डिफरेंशिएशन आपको स्लोप की वैल्यू देगा, तो इसलिए लिखा जाएगा। लेकिन बात समझना, ये x वर्सेस t का है तो dx बाई dt लिखा जाएगा, y होगा तो dy बाई dt आएगा। तो ये मेथड समझना, सिंबॉलिक से ऐसा रटना नहीं है, आपको समझना है कि कहां पर कौन से रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कुछ फिजिकल मीनिंग की बात हुई कि कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। हाँ ठीक है। अब इसका एक्चुअल में यूज कैसे होगा, कैसे यूज होगा, तो उसके लिए कुछ बेसिक से पहले फॉर्मूले याद रखने होंगे, समझने होंगे। तो एक छोटा सा पार्ट है पहले कि कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएट आप करने जाओगे तो जीरो मिलेगा। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या, विथ रिस्पेक्ट टू दुनिया का कोई भी तुम टर्म ले लो, अगर वो कांस्टेंट है, जैसे कि कांस्टेंट का एग्जांपल मैंने लिया कि पाई, कांस्टेंट की जगह मैंने ले लिया पाई, विथ एग्जांपल मैंने लिख लिया पाई। अब पाई का तुम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या, विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी टर्म में आप डिफरेंशिएट करो, जीरो ही होगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होगा ना पाई में। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है 3.14 या 22/7, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो dx बाई dt जीरो हो जाएगा, d बाई dx जीरो हो जाएगा। अब d बाई dx x की पावर n, तो ये रूल समझना, रूल पावर में एक की कटौती, पहले नई वाली समझना, बात याद रखना है, ऐसे ऐसे याद रखी जाती है।
पावर आगे, पावर में 1 की कटौती। तो जो n पावर थी वो आगे आ गई। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद होंगे, कुछ फॉर्मूले में आपको रिवाइज भी करवाता हूं। पावर आगे, पावर में 1 की कटौती, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएट हुआ सर, पावर आगे, पावर में 1 की कटौती। इसका एक और एग्जांपल दिखा जाए तो यहां से अपन यूज करते हैं, देखना यहां से इसका यूज करते हैं, कैसे एप्लीकेशन किया जाएगा सर। d बाई डी एक्स, एक्स की पावर रूट में है तो अच्छे से समझ में नहीं आया, तो इसलिए हमने 1/2 लिख लिया, बढ़िया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देख क्या मैं लिख सकता हूं, नई वाली पावर, जो ऊपर पावर है वो आगे, और पावर में 1 की कटौती, पावर में 1 की कटौती मतलब 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 यानी कि नेगेटिव में 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, नेगेटिव में 1/2। अब नेगेटिव में 1/2 में नीचे डिनोमिनेटर में लेके गया तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2। ओह देख, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बोलने में, लेकिन तुम समझोगे तो इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो सीधा सीधा मैं इसका फॉर्म लिख सकता हूं, बाकी सब मिटा के सर 2 और एक्स की पावर 1/2, तो सीधा डिफरेंशिएशन इसका निकल के आ रहा है 1/2 रूट एक्स। देखो अभी 3 स्टेप लिखे थे, उसी का आंसर है। मैं बस जगह बचाने के लिए छोटे फॉर्म में इसका यूज कर रहा हूं, लेकिन सीधी तुम बात समझो कि पावर आगे आगे, पावर में 1 की कटौती, पावर में 1 की कटौती तो 1/2 माइनस 1 तो नेगेटिव में 1/2, नीचे लिया 1/2 यानी कि रूट हो गया और लिख दिया मैंने बहुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। अब देख कुछ ऐसी बात यहां पर वापस आ गई कि x की पावर 1/√2, तो इसको पहले तो अच्छे से लिखो। देख फॉर्मूला यही है, कैसे यूज करना है वो सिखा रहा हूं, फॉर्मूला यही का यही है, कैसे यूज करना है वह मैं आपको सिखा रहा हूं। x की पावर 1/x है और रूबी रूट में है, तो सीधा तो फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई समझदारी नहीं लग रही है, तो पहले इसको सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने के लिए सर d बाई डी एक्स एज इट इज लिखा, x की पावर ऊपर आएगा तो आ जाएगी x की पावर नेगेटिव में 1/2, ठीक है। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया कि डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा बेटा, तो पावर आगे, पावर में 1 की कटौती, पावर आगे तो आगे आ गया नेगेटिव में 1/2 और पावर में 1 की कटौती, तो नेगेटिव में 1/2 तो था, माइनस करके 1 लिखा, माइनस करके 1 लिखेंगे तो माइनस में 3/2 नहीं हो जाएगा, समझना यार, माइनस में 3/2 नहीं हो जाएगा, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करो इसकी, माइनस में 3/2, बस ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको डिनोमिनेटर में लेना चाहो तो नेगेटिव में 3/2 है, पॉजिटिव हो जाएगी, तो x डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगी उसकी पावर, बढ़िया बात है। अब देख x की पावर, हाँ t वाला टर्म आ गया, देख x का टर्म है तो विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो 0 हो जाएगा, अगर उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा तो जिसका टर्म दे रखा है, जिसके फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, वो बात याद रखना है। यहाँ पर मैंने t वाला टर्म यूज किया, देख फंक्शन t के फॉर्म में, तो मैंने t से डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। अब यहाँ तो एक वेरिएबल भी आ गया और एक कांस्टेंट पार्ट भी आ गया, 5 भी आ गया, अकेला 5 होता तो डिफरेंशिएशन 0, लेकिन ये 5 उसके साथ एक वेरिएबल भी है, t वेरिएबल है, ठीक, मतलब t यहाँ पर। अब उसका डिफरेंशिएट करना चाहो तो मेथड क्या कहती है, मेथड ये कहती है कि कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल दो, ये फॉर्मूला यूज होगा थर्ड वाला, देखना कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लो, बाकी जो बच रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर लो, बाकी जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट था उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो 5 को बाहर निकाल लो, बाकी जो बच रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो 5 d बाई डी टी, ये आ जाएगा t की पावर क्यूब, तो 5 t की पावर क्यूब आ गया ना, तो पावर आगे, पावर में 1 की कटौती, पावर में 1 की कटौती मतलब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15t स्क्वायर। कोई कल, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्या आप समझ पा रहे हो बेटा, क्या आप समझ पा रहे हो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार। लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कुछ साइनोसॉइडल ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फंक्शन, लोगेरिथम टाइप के फंक्शन, कि जिसको कैसे याद रखा जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो छोटी छोटी बातें होगी। देख साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, साइन कोस, कोस का वापस साइन, लेकिन याद रखना क्या, साइन का कोस, कोस का साइन, फिर टेन स्क्वायर नहीं 10x, या 10 स्क्वायर नहीं 10x, अगर दे रखा है 10x तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, वापस यूज होगा उल्टा, देखना, लेकिन 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, वैसे ही कोट x का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x, सेम बात कोसेक x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोसेक x इंटू कोट x, सेक x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक x इंटू करके 10x। बोलने में थोड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन छोटी छोटी बातें ही, देख साइन और कोस के बीच में रिश्ता है, फिर 10 और कोट के बीच का कुछ कुछ सेम चल रहा है, और कोशेक और सेक के बीच का कुछ कुछ सेम चल रहा है। अब यहाँ पर एक खास बात ये भी है रटने के लिए, समझने के लिए, कि जहां जहां सी आएगा ना उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा, जहां जहां सी मतलब चालाक वाली बात, तो जहां जहां सी आएगा उसका डिफरेंशिएशन में उसका डिफरेंशिएट करके जो डेरिवेटिव्स मिलेगा उसके आगे माइनस साइन लगानी होगी, मतलब कि कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कोट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू करके कोट एक्स।
क्या इतनी बात याद रहेगी? ये कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके दिमाग में, मतलब हालांकि ये आपको पहले से हो सकता है कि पता हो, लेकिन एक बार आंखों के सामने से निकल जाए तो आपको वापस रिवाइज हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे याद रहता जाएगा। और मैथ्स में अगर आप PCM से बिलोंग करते हो तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा फुलवा होंगे, लेकिन अगर PCB से हो तो कोई बात नहीं, मतलब रिवाइज तो हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस तो आपने 11th में भी की होगी, 12th में भी यूज में आ जाएगा। अब देख, वैसे ही बात है कि log x या log x को ln x भी कहा जाता है, तो ln x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x 1/x बन जाएगा। वैसे ex है तो ex का बहुत सिंपल, सबसे सिंपल यही है, ex डिफरेंशिएशन किया जाएगा वापस ex, इसका इंटीग्रेशन फॉर्म भी वैसा ही कुछ होता है। और अगर e की पावर c कुछ कांस्टेंट है इसके साथ, कुछ कांस्टेंट इसके साथ दे रखा है इंटू करके x, तो वापस एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको बाहर भी एक बार लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। करेक्ट? यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है? यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है? बहुत छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। इसके ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं, देखना, इसके ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी भी अपन पढ़ते जाते हैं कि अगर दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन या एडिशन हुआ, दोनों के बीच में अगर सब्सट्रैक्शन या एडिशन हुआ तो एज इट इज डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डेज मतलब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और जो भी प्लस की साइन है तो प्लस, माइनस की साइन है तो माइनस लिख दिया जाए। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि साइन x प्लस करके 2x² डिफरेंशिएट करना है। सर dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कोस एक्स, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस होगा तो माइनस कर दिया जाए। अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो देख कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो हमने पहले पढ़ा था कि सर कोई कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको बाहर फेंक दो, बाकी जो बच रहा है उसका डिफरेंशिएशन करो। तो कांस्टेंट वाला पार्ट इसमें कौन है? 2 है, तो 2 को बाहर फेंक दो और डिफरेंशिएशन किसका करो? dx बाई डी एक्स, dx² बाई dx लिखा जाएगा। तो x² का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो कोस एक्स साइन का डिफरेंशिएशन पहले ही एज इट इज लिख दिया, कोस एक्स प्लस करके 2 पावर आगे, पावर में 1 की कटौती, पावर में 1 की कटौती मतलब 2 में से, हाँ ठीक है 1 ही आया, तो 4 हो जाएगा सीधा सीधा ये, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं इसको 4x। लो, बीच में माइनस होता तो माइनस किया जाएगा, लेकिन सर ये तो प्लस और माइनस की बात हुई ना, अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन की बात आ गई तो कोई ऐसा फंक्शन u इंटू वी टाइप का, u इंटू वी टाइप का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल i इज इक्वल टू, ओह भयंकर टाइप का आ गया, e उसकी पावर -5t और मल्टीप्लिकेशन में 5t²। कोई बात नहीं, इसको u मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको v मान लो थोड़ी देर के लिए। अब डिफरेंशिएशन वाली मेथड क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मेथड क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मेथड ये कहती है कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला एज इट इज। देखना, तो हम लिख सकते हैं इस वाले टर्म्स को कि i इज इक्वल टू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो जिसका डिफरेंशिएशन होने वाला है ना, मैं इसको डब्बा बना लेता हूं, मैं इसमें डब्बा बना लेता हूं, मैं डिफरेंशिएशन इसमें लिखूंगा, ठीक है। और देखना, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज, तो 5t² प्लस करके, दोनों के बीच में प्लस की साइन, दोनों के बीच में प्लस की साइन, प्लस करके पहला वाला एज इट इज, पहला वाला एज इट इज मतलब आ जाएगा e की पावर -5t और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। लो, ये छोटी छोटी बातें, अब आपको जो डब्बा बना है वो फिल करना है, तो पहले में पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। क्या आप बात समझ पा रहे हो? शब्दों पे भार देना है, यूवी से रटना नहीं है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, प्लस करके दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला एज इट इज। तो अब डब्बा बनाया है वो फिल कर दे दे। देख डब्बे में क्या लिखा जाएगा? पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो e की पावर -5t, अब भी हमने सीखा था ना e की पावर -5t, तो अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बाकी एज इट इज टर्म लिखा जाएगा, बाकी एज इट इज टर्म लिखा जाएगा। लाल देख, तो माइनस में 5 बाहर निकल दिया, e की पावर -5t एज इट इज। बहुत शानदार बात। अब देख दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 5 तो पहले से कांस्टेंट है, उसको तो बाहर ही रखो, t² का डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आ जाएगी आगे, पावर में 1 की कट होती, तो 10t बन जाएगा मेरे ख्याल से, 10t बन जाएगा मेरे ख्याल से। बस अब सोल्व करना है, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 5 e की पावर -5t प्लस करके इंटू करके है 5t² 5t² प्लस करके ये 5 5 10 ऐसे लिख देता हूँ, e की पावर -5t और 5 5 10 और ये आ जाएगा t। अब ज़्यादा इसमें अपन सोल्व मतलब सिंप्लीफाई नहीं करते, अपन मैथ्स के पार्ट में नहीं घुस रहे, अपन इसका यूज कैसे किया जाएगा डिफरेंशिएशन का वो सीख रहे हैं। तो एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म था, लेकिन हमें मेथड समझ में आई कि कैसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। लोग कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन है वो डिनोमिनेटर में, जैसे कि वो होता है ना डिवीजन वाला रूल, हाँ वो कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो एक बात और है इसमें कि u बाई वी टर्म्स आ गया, y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है u बाई वी के टर्म में, तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिखा है y इज इक्वल टू x² अपॉन करके x की पावर 4 प्लस 5। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसलिए 2 क्वेश्चन करेंगे। ले देखते हैं एक बार। सर तो मेथड ये कहती है कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज, माइनस पहले वाले का
अब पहला दूसरे में कंफ्यूजन होगा, इसमें किसको पहला बोले और किसको दूसरा बोले, किसको दूसरा बोले वो कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए हम अपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला वैसे शब्दों का यूज करेंगे। देख शब्दों से ये समझना थोड़ा आसान लगता है मुझे, और मुझे समझाने में भी आसानी होती है। आप अगर इस तरह से याद रख पाओ तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आपने यूवी वाली मेथड रट रखी है तो उस हिसाब से आगे बढ़ना, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज, माइनस, देख माइनस है इसलिए हम आगे पीछे नहीं कर सकते इसको, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे मतलब v है तो उसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, या फिर नीचे वाले का स्क्वायर। देख वही वाली मेथड है वो अप्लाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू, देख पहले मैं डब्बा बना लेता हूं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, बीच में माइनस साइन, फिर देखना ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे मतलब कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 5 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्या इतनी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आए? बहुत शानदार बातें हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक बात है ही नहीं। बस थोड़ी पेशेंस के साथ, अगर पहली बार ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो पेशेंस के साथ इसको गिनना है, फिर आगे बढ़ना है, समझना है इस बात को। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कितना, सर जी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पावर आगे, पावर में की कटौती मतलब 2x हो जाएगा। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 है, डिफरेंशिएशन किया जाएगा पावर आगे, पावर में की कटौती, पावर में 1 की कटौती, पावर आगे पावर में 1 की कटौती। अब प्लस करके 5 है ना, ये देख वापस इसका डिफरेंशिएशन यूज हुआ, वापस इसका अलग से डिफरेंशिएशन करो तो ऐसा हो जाएगा पावर आगे पावर में 1 की कटौती, प्लस करके 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं इसको। फिर भी अगर चाहो तो मैं यहां पर प्लस करके 0 लिख देता हूं। क्या अलग से ये डिफरेंशिएशन समझ पा रहे हो? क्या अलग से इस डिफरेंशिएशन को आप समझ पा रहे हो? अलग से कुछ नहीं है यार, ये अब तो मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें डायरेक्ट तुम खेल सकते हो, डायरेक्टली तुम इसको सोल्व कर सकते हो। क्या छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही है? एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। अगर दे रखा है कि y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू करके कोस थीटा, ये क्या था, ये y के इक्वल नहीं लिखना चाहिए मुझे, इसमें ये y नहीं लिखना चाहिए, यहां पर मुझे लिखना चाहिए dy बाई dx। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस वजह से। यहां पर भी मुझे लिखना चाहिए dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, अब देख dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएशन किया गया था। आगे वाले क्वेश्चन में देख t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया था, और आगे वाले क्वेश्चन में सर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया गया था, ऐसे समझना है। और देखना अब y थीटा के टर्म में दे रखा है, y थीटा के टर्म में दे रखा है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, तो डिफरेंशिएशन करना है dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा। ऊपर वाले का देख शब्दों ने जो हमने रटा था वही वाली बात, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज आया मतलब कि साइन थीटा एज इट इज आया, लो। और नीचे मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा। बढ़िया बात। अब देखना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो जाता है, कोस का डिफरेंशिएशन नीचे वाला यानी कि कोस का डिफरेंशिएशन इस डब्बे में माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ये लिख लिया मैंने माइनस साइन थीटा। क्या आप समझ पा रहे हो कि देख कोस स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यूनिटी नहीं होता है, 1 नहीं होता है? हाँ जी होता है, तो लिखा जाएगा इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, जो कहीं ना कहीं हमने पहले ही लिख दिया है कि सर साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, जिसको लिखा जाता है टेन थीटा, और टेन थीटा का अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे डी वाई बाई डी थीटा लिखोगे, डी बाई डी थीटा किसका, टेन थीटा का, तो आपको मिलता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या कहीं ना कहीं हमने ये बातें लिखी है? हाँ कहीं ना कहीं हमने ये बातें लिखी, ये रहा डी बाई डी एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो वो वापस बात हमने प्रूव भी कर दिया। हालांकि प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बस हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर डिवीजन टाइप का रूल आ गया तो कैसे यूज किया जाएगा। ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन वो यूज होंगे। अब मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि कहीं ना डिफरेंशिएशन है ना एक्चुअल में आसान है, एक्चुअल में बात की जाए तो डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, एक तोड़ने की बातें आती हैं, जब जोड़ना होता है तब मुश्किल होती है, तब कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसकी एप्लीकेशन भी साथ साथ समझ लेते हैं। तो कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन छोटी छोटी, लेकिन उससे पहले एक शानदार रूल,
एक शानदार रूल समझने जा रहे हैं जिसको चेन रूल कहा जाता है, जिसको चेन रूल कहा जाता है। अब है ना, ये फॉर्मूला लगेगा लेकिन फॉर्मूला जैसा लगे, समझ रहे बात, फॉर्मूला जैसा लगेगा लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले जैसा लगेगा लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि हम अब तक डिफरेंशिएट करते आ रहे थे साइन एक्स का, जैसे कि अगर ये होता साइन एक्स, अगर ये होता साइन एक्स मतलब यहां पर डब्बा बना लो, ये साइन एक्स होता तो हम इसका डिफरेंशिएट करना हमें आता था, एफ एक्स का डिफरेंशिएट करना हमें तब आता था, हम क्या कर लेते, एफ डेज एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट, सर साइन एक्स का डिफरेंशिएट कोस एक्स, तो ऐसे कोस एक्स लिख देते। लेकिन सर यहां पर एक्स नहीं है, एक्स की जगह कुछ भद्दा सा है, देख फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले जैसा कुछ है। हमने यहां पर पढ़ा क्या है, हमने यहां पर आज तक एक्स ही पढ़ा है, ये तो 3x² + 2 आ गया, तो अच्छी बात नहीं है ना, ये हमने जो पढ़ा उस हिसाब से नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की मेथड ये है कि पहले तो तुम मान लो जो आउटर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर लो। तो यहां पर देखा जाए तो आउटर वाला फंक्शन क्या है, साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएट कर दिया, साइन का डिफरेंशिएट कर लेंगे, और जो भी डब्बे में उसको डब्बे के फॉर्म में ही रहने दो। साइन का डिफरेंशिएट हमने क्या कर लिया, कोस कर लिया, साइन का डिफरेंशिएट कोस कर लिया, फिर जो डब्बा था उसको एज इट इज रख दिया, उसको एज इट इज रख दिया। अब इस डब्बे का है ना हम वापस अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम इस डब्बे का अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब 3x² + 2 था, यहाँ पर 3x² + 2 था, उसका अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d/dx 3x² + 2 का डिफरेंशिएट किया। समझना इस बात को, तो क्या हो जाएगा देखना, जो पहले आउटर मोस्ट टर्म का, आउटर मोस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, फिर जो इनर वाला है उसको वापस एक बार डिफरेंशिएट किया, उसका वापस एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे सर पावर आ जाएगी आगे, तो 6x प्लस करके 2 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आउटर था वो एज इट इज आ जाएगा, कोस 3x² + 2। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? वापस एक एग्जांपल से देख, मैंने इसलिए 3 क्वेश्चन इसके लिए हैं कि इस पे प्रैक्टिस थोड़ी महारत हासिल हो जाए, वरना इस पे क्वेश्चन जितने करो उतने कम है। देख दे रखा है sin² t और दूसरा वाला दे रखा है sin t², तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझना पहले। तो आउटर कौन सा है, आउटर यहां पर sin t और उसके ऊपर पावर 2 है, और इस वाले में आउटर कौन है, ये साइन है, इस वाले में आउटर साइन, ये t², ये आउटर है। समझना इसमें आउटर, सर कुछ आउटर लग रहा है x² जैसा, आउटर लग रहा है x² जैसा, कि ये x या फिर t है उसकी पावर 2 है, और यहां पर जो आउटर लग रहा है वो साइन फंक्शन लग रहा है, यहां पर आउटर साइन जैसा कुछ लग रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझना, ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t है, ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t है, लेकिन डिफरेंशिएट करने की मेथड समझना, यहाँ पर आउटर को पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर डब्बा है, ये डब्बा हो गया, डब्बे के ऊपर पावर 2 है, तो पावर रूल का यूज किया जाएगा, क्या किया जाएगा मेरे लाल, पावर रूल का यूज किया जाएगा। तो लिखा जाएगा f डेज t, पावर आगे, पावर में एक की कटौती, पावर में एक की कटौती, फिर जो भी बच रहा है उसका वापस डिफरेंशिएशन, उसका वापस डिफरेंशिएशन, तो d/dt, और इस डब्बे का डिफरेंशिएशन, उस डब्बे का डिफरेंशिएशन। अब देखना सर डब्बा लिख लिया sin t, डब्बा लिख लिया sin t, ओके सर समझ रहा है इस बात को। सर 2 sin t तो एज इट इज आ गया, 2 sin t एज इट इज आ गया, और sin t का वापस एक बार जो इनर था उसका वापस एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, जो इनर था उसका वापस एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इनर का डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट कोस होता था, तो यहां पर आ जाएगा कोस t। क्या आप बात समझ पा रहे हो? पहले आउटर का डिफरेंशिएट करो, यहां पर आउटर कौन था, सर x की पावर 2 जैसा, मतलब डब्बे की पावर 2, तो पावर रूल यूज किया, पावर आगे, पावर में की कटौती, 2 में से एक निकाल दिया, 1 हो गया, तो sin t एज इट इज लिख दिया गया। डब्बे की पावर कितनी हो गई, 2 - 1, इसलिए 1 आ गया। अब जो भी ये इनर वाला था उसका वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो sin t का डिफरेंशिएट cos t हो गया। बहुत छोटी सी बात है। अब यहां पर भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि देखा जाए तो यहां पर आउटर कौन है, आउटर तो साइन है सर, खुद गब्बर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन करो। अब तो थोड़े बड़े हो गए हो ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन करो, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर जी, नीचे करता हूं देखना, इस वाले पार्ट का यहां पर लिखते हैं सर f डेज t, साइन का डिफरेंशिएशन कोस t, या जो भी है वो डब्बा बना लिया, जो भी है वो डब्बा बना लिया, फिर इस डब्बे का वापस एक बार डिफरेंशिएशन, फिर इस डब्बे का वापस एक बार डिफरेंशिएशन। डब्बे के अंदर क्या है, t², डब्बे के अंदर क्या है, t², तो आउटर वाला तो एज इट इज रहा, जो इनर वाला है उसका डिफरेंशिएशन एक और बार किया जाएगा, तो t² का डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलता है 2t। क्या मिलता है, 2t फुटी। तो सर लिख लिया हमने 2t, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा कोस
टी स्क्वायर। एक बार अच्छे से देख लो इस स्लाइड को, एक बार अच्छे से देख लो इस स्लाइड को, काम की बात है, अच्छे से देख लो इस स्लाइड को। चेन रूल क्या कहता है सर, आउटर मोस्ट का पहले डिफरेंशिएशन किया जाएगा, फिर जो इनर वाला होगा उसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका वापस एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले आउटर के जो पेचीदा पार्ट होगा, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, उसको एज इट इज रख दो, डब्बा बना के एज इट इज छोड़ दो, फिर डब्बे में लिख लेना आराम से। ओके सर। और सर जो इनर वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, उसका वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो इसमें आपको एक तो रूल्स आने चाहिए, दूसरा कि जो इनर आउटर का खेल है कि कौन आउटर मोस्ट फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो कैसे बनेगा, हालांकि वो देख के भी पता चल सकता है अगर आपने प्रैक्टिस इनफ की रखी है तो इसलिए प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, आवश्यक है। अब फिजिक्स के तौर पे तो आप जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस लगाते जाओगे वैसे बात बनती जाएगी। मैथ्स में इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि चेन रूल को ऐसे यूज किया वैसे यूज किया, अपने लिए तो बहुत बेसिक सी ही बातें हैं। लो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसमें एप्लीकेशन समझते हैं कि डिफरेंशियल को किस किस तरह से यूज किया जा सकता है इन फिजिक्स में। तो सर या तो यूज किया जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि एक के चेंज एक में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। हालांकि जो हमने पहले ही बोला था ना कि एक फंक्शन है y जो x के टर्म में है या t के टर्म में है, एफ टी ऐसे टर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो डी वाई बाई डी टी ऐसा लिखा था। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पहली एप्लीकेशन जिससे ही मैंने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन दी थी। दूसरी एक डेफिनेशन है या दूसरा एक पार्ट है कि स्लोप फाइंड किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, सीधी बात कि स्लोप फाइंड करने के लिए ये भी मैंने बताया था आपको शुरुआत में, स्लोप m या तो लिखा जा सकता है टेन थीटा के टर्म में, या फिर अगर y वर्सेज x का ग्राफ दे रखा है, y वर्सेज x का ग्राफ दे रखा है तो लिखा जाएगा dy बाई dx के टर्म में। तो बस स्लोप फाइंड करने का एक तरीका क्या है, dy बाई dx कर लो, वो आपको स्लोप की वैल्यू दे देगा। और तीसरा है मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। ठीक है, तीनों के बारे में छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। देख कहानी शुरू होती है, पहले कि क्वेश्चन दे रखा है, बस यहाँ यहीं से शुरुआत करता हूँ। देख एक चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। अब हमें पूछा गया कि करंट एट t इज इक्वल टू 2 पे कितना होगा। तो एक छोटी सी नॉलेज आपको ये ऐड कर देनी है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको करंट बोलते हैं, और वही करंट तो हमें फाइंड करना है। तो d बाई डी टी फंक्शन क्या है अपने पास, सर जी फंक्शन है 3t स्क्वायर प्लस करके 2 प्लस करके 2, 3t स्क्वायर प्लस 2 पावर में। ये तो हमने अब भी सीखा था, वही वाली बात है। देख पावर में पावर आगे पावर में की कट होती, 2 - 1 हो गया 1, प्लस करके 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो लिखा जाएगा 6t, लिखा जाएगा 6t। तो करंट I की वैल्यू आ गई 6t। लेकिन हमें पूछा गया पर्टिकुलर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो करंट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जा सकता है 6 इंटू करके 2, ये आ गया 12। अब अगर एसआई में है तो सारी चीज़ें एसआई में ही आएगी, तो एसआई एम्पियर में मिलेगा हमें 12, ये आंसर आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। अब ऐसे फंक्शन ना हम बार बार देखेंगे, बार बार। चार्ज की बात आ गई, फिर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, तब फ्लक्स अगर आपको बता रखा है तो फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देंगे। वो छोटी छोटी बातें आगे भी यूज होगी, बस आप अप्लाई करना सीख जाओ कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। फिर बात है कि स्लोप कैसे फाइंड किया जाएगा, स्लोप कैसे फाइंड किया जाएगा। तो अगर y की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये तो सिर्फ मैंने x स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह कोई भी फंक्शन दिया होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो x एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में देना चाहिए। अगर यहाँ पर t है तो t के रिस्पेक्ट में फंक्शन आपको दिया गया होना चाहिए। तो क्या कर लोगे, सीधा स्लोप इज इक्वल टू m लिखते थे, कई बार हम टेन थीटा के टर्म में भी लिखते थे, ठीक है। अब यूज किया जाएगा कि सर क्या फंक्शन दे रखा है, y किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx कर दीजिए, dy बाई dx कर दीजिए। अब ये इस वाले केस में ना मैं y की वैल्यू पता है, इस वाले केस में हमें y की वैल्यू पता है, जैसे कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x हो जाएगा। तो अगर आपको स्लोप फाइंड करना है और x की वैल्यू आपको पता है तो सीधा स्लोप मिल जाएगा 2x के टर्म में, 2x के टर्म में आपको मिल जाएगा। क्या हर एक जगह पे स्लोप अलग अलग है, हाँ हर एक जगह पे स्लोप अलग अलग है। जैसे जैसे आपको x की वैल्यू पता है या x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तरह से डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन हो गई, स्लोप कैसे फाइंड किया जाएगा। स्लोप फाइंड करने के भी तरीके बहुत सारे होते हैं, कि जैसे कि dy बाई एक टेन थीटा वाली मेथड होती है, एक डेल्टा y बाई डेल्टा t भी होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x भी होता है, लेकिन वो बड़े पैमाने पे, जैसे कांस्टेंट ग्राफ भागता है ना उसके लिए, उसका छोटा वर्जन ये है dy बाई dx, वो
वो सेकंड और टेंजेंट की बात करते हैं तब ये बात आती है, ठीक है। तो सर वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके लिए लिखते हैं? बड़े चेंज के लिए लिखते थे। ये तो हमारे लिए छोटे वाले चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूसली स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम डी वाई बाई छोटे चेंजेस की बात करते हैं। अब तीसरी बात है यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की। क्या होता है इसका, है ना, फिजिक्स में अच्छी तरीके से यूज किया जाता है कि जैसे कि y एक फंक्शन दे रखा है जिसको मैं x एक्सिस पे x को मैं रख दूं और एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो ऐसे ऊपर और नीचे ढुलता हुआ ग्राफ मिल रहा है। मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है ना, जिसको नाम दे दिया a, तो इस पॉइंट पे मुझे y की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट b जिस पे मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जिस पे मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसको बोला गया क्रिटिकल पॉइंट्स। मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स को ना क्रिटिकल पॉइंट भी बोला गया, जहां पर स्लोप जीरो होता है। जहां पर क्या होता है? स्लोप जीरो होता है। स्लोप जीरो मतलब कि dy बाई डी एक्स जीरो होना जरूरी है, dy बाई डी एक्स जीरो होना जरूरी है। तो पहली कंडीशन कि जहां पर आप मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हो, इस ए पॉइंट को मिनिमा पॉइंट कहा जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मिल रही है y की इस पॉइंट पे। अगर मैं x की जगह एक a पुट कर दूं तो मुझे y की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, अगर मैं x की जगह b पुट कर दूं तो मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसलिए इसको मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट कहा गया है। लेकिन इस मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो ये है ना, हम बार बार यूज करेंगे। जैसे कि फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, तो उसके लिए फोर्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल होगा वो जीरो होना चाहिए, तब हमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन पता चलेगी कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर फर्दर, ज्यादातर मैथ्स में ये किया जाता है कि फर्दर आपको चेक करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये कंडीशन मिनिमा की है या मैक्सिमा की है, वो फर्दर आपको चेक करना है। तो मिनिमा के लिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, मिनिमा के लिए पॉजिटिव, याद रखना मिनिमा के लिए कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, जबकि मैक्सिमा के लिए नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन यानी कि डेल स्क्वायर एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, उसका वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जो यहां से रिजल्ट मिला ना उसका वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो वो लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा नेगेटिव। तब बोला जाएगा कि मैक्सिमा वाला पॉइंट था, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट था। तो बी पॉइंट के लिए कंडीशन है, बी पॉइंट के लिए कंडीशन है, ये कंडीशन ए पॉइंट के लिए समझना है। इसमें एक्स की वैल्यू ए पुट करोगे तब आपको चेक करना है, इसमें एक्स की वैल्यू बी पुट करोगे तब आपको चेक करना है कि ये सेटिस्फाई है कि नहीं है। ये काम की बात है बेटा, एक बार लिख ले, पोज ले ले 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन ये काम की बात है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा अच्छे वाले। और फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं? देख, फिजिक्स में ना बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन हमें यहां तक ही चेक करनी है। हाँ, अगर अच्छे लेवल पे जाओगे मैथ्स में बहुत ज्यादातर बात आप घुसोगे तब पता चलेगा कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो चेक करना पड़ता है। जबकि फिजिक्स में इसके आसान क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि एक चार्ज दे रखा है क्यू, इस चार्ज को हमें दो पार्ट में काटना है, या दो पार्ट में चार्ज को पहले से काटा गया है, एक Q1 और Q2 मिला, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको लिखा गया है फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2। अगर आपको ये याद नहीं है तो अभी के लिए याद रख लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर लिखा गया है। अब ऐसा पूछा गया है कि ये फोर्स मैक्सिमम हो, उसके लिए Q1 और Q2 का विभाजन कैसे होना चाहिए, दोनों का ब्रेकिंग पार्ट कैसे ब्रेक किया गया होना चाहिए, जब तब जाके ये फोर्स मैक्सिमम हो। तो हमने पहले ही है ना छोटी सी एक घटना मान ली कि जैसे ये चार्ज कटा होगा तो एक को मान लिया Q, दूसरे को मान लिया Q माइनस Q, क्योंकि चार्ज है वो कंजर्व क्वांटिटी होती है। तो सर कुछ बातें आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो कुछ अभी के लिए याद रखना, क्योंकि मैं कैसे यूज होगा उस पार्ट पे मैं जा रहा हूं। तो एक को मान लिया Q, दूसरे को सर टोटल चार्ज Q है, तो ये 5 कूलम हुआ होगा, तो ये 2 कूलम ले लिया, तो दूसरा कितना होगा? 3 कूलम हुआ होगा। तो सर कैपिटल Q माइनस Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लिया। तो देखना सर K Q1 Q2, तो K एज इट इज लिखा गया, ये छोटा वाला Q, ये बड़ा वाला Q माइनस छोटा Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। अब समझना कि ये फोर्स की इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई। अब हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो फोर समझना, फोर F मैक्सिमम, ये आज समझना है कि वेरिएबल कौन है? DQ, तो DF बाई DQ जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन आई, ये कंडीशन आई। देख अब भी जस्ट पहले मैंने बताया कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन क्या चेक होनी चाहिए? dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। यहां पर क्या? df बाई डी क्यू जीरो होना चाहिए। लो कर लो बात, कुछ काम की बात आई। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखना समझना इस बात को, समझना इस बात को। तो मैं फोर्स की इक्वेशन वापस लिखता हूं, यहां पर ही फोर्स की इक्वेशन वापस लिखता हूं, तो लिखी जाएगी F K डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, ये लिखा जाएगा Q इंटू कैपिटल Q माइनस करके Q स्क्वायर,
छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, काम की बात है, काम की बात है। अब डिफरेंशिएशन करता हूं, देखना भाइयों बहनों, डी एफ बाई डी क्यू, डी एफ बाई डी क्यू, के बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ही निकल जाएगा। डिफरेंशिएट किसका किया जाएगा? अंदर वाले पार्ट का। इसमें भी वेरिएबल कौन है? ये छोटा क्यू ही एक वेरिएबल है, छोटा क्यू ही एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएट किया गया तो बड़ा, देखिए कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है ना, तो कैपिटल क्यू तो एज इट इज आ गया, छोटे वाले क्यू का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा। पावर आगे, पावर में की कटौती, जैसे कि ये 5t होता है तो 5t का डिफरेंशिएट आप करते हो डी बाई डी टी, कितना हो जाता है 5, टी की पार्ट तो हट जाता है ना, टी पावर इसमें एक ही है तो पावर आगे, पावर में की कटौती, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ छोटा वाला क्यू तो हट जाएगा इसमें से, तो लिखा जाएगा कैपिटल क्यू एज इट इज माइनस पावर आगे, पावर में की कटौती, तो ये 2q लिखा गया है। अब समझ, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज किया है। ये एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट वाला रूल यूज हुआ है, दूसरा देखा जाए तो पावर वाला यूज हुआ है। अब दोनों का देखा जाए तो वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पार्ट प्रॉपर्टी यूज हुई है, दोनों के बीच में माइनस तो दोनों के बीच में माइनस। और ये डी एफ बाई डी क्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए सर। ये डी एफ बाई डी क्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो के बाई आर स्क्वायर, ये कुछ टर्म आया क्यू माइनस करके 2q। अब देख के बाई आर स्क्वायर इस तरफ आया, 0 से मल्टीप्लाई किया गया, 0 हो गया। बचेगा क्या सर? बचेगा 0 इज इक्वल टू क्यू माइनस 2q। तो इस तरह से कुछ पता चलेगी कि q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? q बाई 2 होनी चाहिए। ये q की वैल्यू आ गई, और दूसरा q माइनस q है, वह भी q बाई 2 हो जाएगा। देख q माइनस q बाई 2 करा तो वह भी q बाई 2 हो जाएगा। मतलब q1 और q2 की वैल्यू कितनी होगी? q बाई 2 जितनी होगी, तब जाके ये फोर्स मैक्सिमम होगा, तब जाके ये फोर्स मैक्सिमम होगा। एक बार अच्छे से देख लो इसको, एक बार अच्छे से देख लो इसको। एक बार आपकी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि फोर्स कब मैक्सिमम होगा, उसके लिए क्यू की वैल्यू, Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कुछ कुछ बातें आपको इसमें पता होगी, कुछ कुछ बातें आपको पहले से रिलेट करनी होगी। बाकी बेसिक डिफरेंशिएशन का यूज किया गया है, मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट का यूज किया गया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। हाँ, कुछ बातें ऐसी है कि जो समय के साथ आपको पता चलेगी कि ये कैसे हुआ, चार्ज कंजर्व वाली बातें क्या है। हालांकि आपने फाउंडेशन में पढ़ी हुई बातें, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे 12th में, इसी बेच में पढ़ेंगे। प्रारंभ बेच आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके बारे में आप चेक कर सकते हो। ऐप पे भी, हमारे नेक्स्ट टॉपर की ऐप पे भी आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी, आप बेच के बारे में जान सकते हो। उस बेच में भी हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी भी एक होती है, इसके आगे की कहानी भी कुछ होती है, लेकिन पहले आप हल्की फुल्की बातें यहाँ से समझ लो, पहले आप यहाँ से हल्की फुल्की बातें समझ लो, वरना उस ईयर लॉन्ग बेच में हम पूरा डिटेल में ये पार्ट कवर करेंगे। लो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी होती है कि इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस है, तो जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, लेकिन उसकी रिवर्स प्रोसेस, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। जो डिफरेंशिएशन में विभाजित करने वाली बात होती है, यहाँ पर इकट्ठा करने वाली बात होती है। जैसे कि हम यहाँ पर टेंजेंट फाइंड करते थे ना डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर पूरा उस कर्व के कारण गिने जाने वाला या कवर किया जाने वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सर वहां पर x का डिफरेंशिएशन dx हो जाता था, यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन करके हमें वापस x मिल जाता है। तो वो तोड़ने का काम करता था, ये जोड़ने का काम कर रही है, ये इंटीग्रेशन जोड़ने का काम कर रहा है। तो सर अगर हमें एरिया फाइंड करना है, ऐसा कोई कर्व दे रखा है y वर्सेस x का, और उसमें हमें दे रखा है कोई कर्व, तो उस कर्व से पहचाने जाने वाला एरिया, कवर करने वाला जाना एरिया, ऐसा लिखा जाएगा। कुछ विड्थ लिख लिया, ये हाइट हो जाएगी इसकी y, तो एरिया अगर फाइंड करना है, ये पूरा का पूरा एरिया, तो ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप बना लो, फिर इस स्ट्रिप का समेशन करते जाओ, समेशन करते जाओ, समेशन करते जाओ, समेशन करते जाओ, तो पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। और उस एरिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका y डॉट dx। याद रखना हमेशा ये y डॉट dx कैसे लिया जाएगा सर, y एक्सिस, ये y एक्सिस पे जो होगा वो बड़ा वाला होना चाहिए यहाँ पर, और ये x। इसकी एक एप्लीकेशन सीधी सीधी लिख दो, तो एप्लीकेशन लिख दो यहाँ पर, देखना एक एप्लीकेशन लिख देता हूँ। तो हमने कहीं ना कहीं अभी पढ़ा था कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो इसका थोड़ा सा अपर वर्जन में लिखता हूँ। देखना मैंने सर डी क्यू को एक तरफ लिया और I डॉट डी टी कर दिया, I डॉट डी टी कर दिया। डी टी को ऊपर ले जा सकता हूँ, हाँ, इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं लग रही है। सर इंटीग्रेशन किया मैंने दोनों साइड, मैंने इंटीग्रेशन किया, तो अभी हमने सीखा था ना कि dx का इंटीग्रेशन करके आपको क्या मिल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करके आपको x मिल जाता है। वैसी कुछ बात है कि जब आप dq का इंटीग्रेशन करोगे आपको चार्ज मिल जाएगा, आपको टोटल q मिल जाएगा, I डॉट डी टी। तो अगर कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है I वर्सेस t का, I वर्सेस t का, उसके एरिया की बात की जाए तो ये एरिया है वो चार्ज की वैल्यू दे देगा, ये एरिया है वो चार्ज की वैल्यू दे देगा। तो हमेशा याद रखना y एक्सिस पे क्या है,
वो यहां पर होना चाहिए और एक्स एक्सिस पे जो साइड में होना चाहिए dt के फॉर्म में। ये t दे रखा है तो tt के टर्म में, यहां पर x दे रखा है तो dx के फॉर्म में। ये एरिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एरिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, समझना है। ये फिजिकल मीनिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन का, ये एक तरह से फिजिकल मीनिंग है इंटीग्रेशन का। अब जैसे हमने डिफरेंशिएट में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे ना, वैसे इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्म पढ़ते हैं। क्या कहता है ये इंटीग्रेशन? जैसे आपने dx का इंटीग्रेशन x कर दिया, वहां पर x का डिफरेंशिएशन आप क्या कर देते थे, हालांकि dx लिखते थे, ठीक है। अब देख k इंटू dx, मतलब कि कोई कांस्टेंट पार्ट है तो उसको बाहर निकाल दो, कोई कांस्टेंट पार्ट है तो उसको बाहर निकाल दो, बाकी dx का इंटीग्रेशन अलग से कर लो। तो dx का इंटीग्रेशन वापस x लिख दिया। x की पावर n दे रखी है, वहां पर सर पावर आगे, पावर में की कटौती, यहां पर पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे। बोलने का शब्दों पे ध्यान दे, ठीक है। तुम जैसे याद रखते हो, आप जैसे याद रख रहे हो वैसे याद रखो। अगर नहीं पहले से आपके पास कोई मेथड है या आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरे शब्दों पे भार देना कि सर पावर में एक की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे। तो पावर में की बढ़ोतरी n+1 और लिखा जाएगा n+1 डिनोमिनेटर में। अब समझ इसका एक एग्जाम्पल, सर पहले तो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से फीलिंग आती है कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाएगा, और हम अप्लाई ही तो करना चाहते हैं इस मेथड को कि कैसे हमारी फिजिक्स में यूज होगा। तो छोटी छोटी बातें पहले तो कि कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन कर दो वेरिएबल पार्ट का, इंटीग्रेशन कर दो वेरिएबल पार्ट का, ये वेरिएबल पार्ट। सर पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, तो 10 पावर में की बढ़ोतरी मतलब कितना हो जाएगा, x की पावर 5/2 + 1, और डिनोमिनेटर में नई वाली पावर तो 5/2 + 1 + 1, 5/2 + 1 2 ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से 7/2 हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा 10, ये हो जाएगा सर x की पावर 7/2, ये आ जाएगा 7/2। बहुत सही बात। प्लस करके हम c लिखते हैं, प्लस करके हम c लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ कुछ कांस्टेंट टर्म है वो उड़ जाते हैं, मतलब कैंसिल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बोला ना कि इट्स जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस, इट्स जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर हम लिखते थे 5x + 2, या फिर ऐसा, हाँ 5x + 2 मान ले, या 5x + 3 मान ले। अब इसी टर्म्स का अगर डिफरेंशिएट करने चाहे d/dx, तो पहले वाले का डिफरेंस कितना हो जाएगा, पहले वाले का भी 5, दूसरे वाले का भी 5। 3 और 2 का तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, 3 और 2 का तो यहां पर बाद में पता ही नहीं चल रहा है, तो हमें पता ही नहीं था। इसका वापस इंटीग्रेशन करने जाओ तो x तो लौट आएगा, जैसे 5 का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 5x बन गया, इस 5 का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 5x बन गया। लेकिन सर जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तब साथ में एक 2 भी तो था, साथ में एक 3 भी तो था, जो विलुप्त हो गया, इंटीग्रेशन करने पे कहीं दिखाई नहीं दिया। कहाँ गया, ढूंढो उसे। तो सर पता चला कि ढूंढ तो नहीं सकते ऐसे, तो हमने है ना उनके नाम पे सी लिख दिया मतलब उनके नाम पे हमने कुछ मान लिया कि कुछ होगा जो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने सी लिख दिया, सी फॉर कांस्टेंट। ठीक है, छोटी सी बात है। अब इसको फाइंड करने का तरीका भी होता है, मैथ्स में पढ़ाया जाता है, अपन ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं। अपन है ना ऐसे वो ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, जैसे कि लिमिट दे रखी होती, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तब हम इस कांस्टेंट पार्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को हटाने का तरीका कि जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो लिमिट वाला होगा, कि अपर लिमिट भी दे रखी है, लोअर लिमिट भी दे रखी है, ठीक है। ज़्यादातर केस में यही वाली बात होगी। आगे बढ़ता हूँ। खैर देख, ये हमने बेसिक फॉर्मूले, फिर साइनोसॉइडल वाले जैसे साइन, कोस, लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म हमने पढ़े थे। उसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्म, इंटीग्रेशन में सिर्फ आपको साइन और कोस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पूरा डिटेल में पता होगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, जैसी वहां पर बात थी वैसी, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। जैसे कि कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता था और साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, वैसे उसका उल्टा हो गया। कोस का इंटीग्रेशन साइन हो गया, साइन का इंटीग्रेशन कोस हो गया। 1 मिनट सर, वहां पर कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था, इसका मतलब कि यहां पर माइनस साइन आनी चाहिए, तो जहां जवाब में आंसर में सी होगा वहां पर माइनस साइन लिखी जाएगी। इसमें उल्टा है, उस डिफरेंशिएशन से उल्टा है। वहां पर इस साइड सी था, उसके बाद हमने माइनस लिखा था, यहां पर आंसर में जहां पर सी है उसके आगे माइनस लिखा जाएगा। तो पहले दोनों फॉर्मूले एज इट इज, फिर वहां पर लिखते थे log x का डिफरेंशिएशन, log बेस्ड e है, ln x है, मतलब ln x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखा करते थे। अब 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तुम्हें log बेस्ड e मिल जाएगा, log बेस्ड e x मिल जाएगा। ex का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सबसे आसान, ex एज इट इज लिख दो, प्लस करके कांस्टेंट लिख दिया। छोटी सी बात है,
समझते हैं इसमें कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। तो देख प्रॉपर्टी यूज होगी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि भाई दोनों का अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन कर दो, यही कहता है इंटीग्रेशन, यही कहता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पे देखना सर साइन x इंटू डी एक्स प्लस करके ये जो सांप है वो दोनों को लगेगा, सांप दोनों को लगेगा, तो 1/x इंटू करके dx, 1/x इंटू करके dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया क्या बन गया सर जी, पता है हमें साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स और प्लस करके 1/x है तो ये हो जाएगा ln x प्लस करके c, यहाँ पर भी प्लस करके c। ये छोटा सा इंटीग्रेशन का मेथड हो गया। मतलब दोनों के बीच में अगर माइनस साइन भी होती तो हम एज इट इज लिख देते, तब हम एज इट इज लिख देते। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इसमें कोई जैसे डिफरेंशिएट में हुआ करता था वैसी बातें अलग अलग तौर से डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पर अलग अलग से इंटीग्रेशन कर दो, बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज पुट कर दो। अब बात आती है कि सर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे 12th में, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन। तो देख 12th का एक क्वेश्चन मैंने उठाया, अब आपको है ना पहले कुछ बातें को मानना होगा। 12th का एक क्वेश्चन उठाया मैंने, अगर आप 11th के बच्चे हो, 11th में आने वाले बच्चे हो तब भी ये बात समझना, 12th में जाने वाले बच्चे हो तब भी ये बात समझना, मैं कुछ बात बता रहा हूँ पहले वो मानना है। एक रिंग है, मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूँ, पहले समझना कि ये डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है, कि जैसे कि लिमिट वाला इंटीग्रेशन, इसको बोला जाएगा लिमिट वाला इंटीग्रेशन। प्लस करके सी लिखा करते थे ना, सी की बातें नहीं है, छोड़ो सी की बात है। तो हम क्या करते हैं कि सर एफ डेज एक्स उसका इंटीग्रेशन किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें सर एक रिजल्ट मिल गया, ये रिजल्ट कुछ एफ एक्स मिल गया, ये रिजल्ट हमें कुछ एफ एक्स मिल गया। अब लिखी जाएगी उसकी लिमिट की भाई ये इंटीग्रेशन करना था ए से बी, ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है। बहुत अच्छी बात है, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है, फिजिक्स में वो अच्छा क्वेश्चन बनता है वहाँ से कि कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन करना था बेटा। ठीक है, तो ए से लेके बी तक ये लोअर लिमिट कही जाती है एल एल, यानी कि लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ये ठीक है, ए से लेके बी तक। तो लिखा जाएगा अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एफ एक्स की जगह एक बार बी लिखा, एक्स की जगह एक बार ए लिखा, दोनों के बीच का सब्सट्रैक्शन कर दिया, दोनों के बीच सब्सट्रैक्शन कर दिया, बस यही मेथड। अब देख एक 12th का क्वेश्चन, 12th का क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि करंट कैरिंग रिंग है, करंट कैरिंग रिंग है अपने पास, इस करंट कैरिंग रिंग में से कुछ करंट बह रहा है आई, कुछ करंट बह रहा है आई। अब इसके सेंटर से, एग्जैक्ट सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी, जिस पी पॉइंट पे इस छोटे से एलिमेंट के कारण लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आइडियल अपॉन करके 4πr²। आपको पता है म्यू नोट क्या है? नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको पता है 4π क्या है? सर छोटा छोटा पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें से करंट बह रहा है आई, ये कुछ डीएल यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट लिया है ना इसको छोटा सा एलिमेंट कहा जाएगा। ये एलिमेंट हम पढ़ेंगे ना तब इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी बात समझ ले कि हम छोटे पार्ट्स पे पहले काटते हैं, उसकी वजह से लिखते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में। ये बहुत खास बात है, इंटीग्रेशन से ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइडियल लिखा, ये हमें गिवन है, देख इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये गिवन डाटा है, ये गिवन डेटा है आइडियल अपन करके 4πr², जहां पर r क्या है? ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r। अब एक तरह से देखो तो यहाँ पूरे रिंग से, ये सेंटर से या फिर इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, हर एक पॉइंट से, ये एक्चुअल में तो देखा जाए तो ये ऐसे 3D में होगा ना, ये ऐसे 3D में होगा ना, ऐसे कुछ 3D में होगा। ये जो ये लाल वाली लाइन है वो कुछ ऐसे होगी, और रिंग मेरा हाथ ऐसे कुछ होगा, और पी पॉइंट है, ये नोच समझ लो, ये पी पॉइंट है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम 2D में देख रहे हैं तो इस वजह से आपको ये पॉइंट नज़दीक लग रहा है और ये पॉइंट दूर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसी है, ये रिंग है वो ऐसी है, और यहाँ पर पी पॉइंट रखा गया है। समझ रहे हो मेरी बातें? तो हर एक पॉइंट से, हर एक एलिमेंट से ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस r सेम है। तो इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है। गलती से भी गलती मत करना कि r वेरिएबल है, नहीं, ये छोटा वाला r है वो क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो ये छोटा वाला r इज इक्वल टू कैपिटल R² प्लस x²। तो r की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट में r² प्लस x² जितनी है। एक थोड़ा विजुअलाइजेशन पार्ट था, और फिजिक्स की खास बात यही है कि जो कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। तुम अगर रट के सिर्फ याद रख रहे हो तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा बेटा। तो पहले विजुअलाइज करो, कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझो। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जा रहा है और फिर चैप्टर की शुरुआत की जाएगी, पेज में भी और हर जगह पे। इसलिए आपको पहले बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ से ही आपके कॉन्सेप्ट, आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। देख छोटा वाला r कांस्टेंट है। अब वेरिएबल क्या है सर? एक तरह से देखा जाए तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पर कांस्टेंट बता रखी है। अब dl सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से ना, ऐसे तो सैकड़ों एलिमेंट बनेंगे इस पे, ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे इस पे। तो बहुत सारे एलिमेंट में से ना मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर लिया, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रही थी ना,
डीबी को मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे थी, ये थीटा बन रहा था। तो एक तरह से देखूं तो इस डीबी पे देख, बेसिक मैथमेटिक्स हमने वहां पर वेक्टर्स में भी यूज किया था। तो डीबी का एक कंपोनेंट यहां पर लिखा जाएगा डीबी कोस थीटा, या आ जाएगा डीबी साइन थीटा। सेम बात इस वाले डीबी के लिए, सेम बात यहां पर, या इस वाले डीबी के लिए डीबी कोस थीटा, क्योंकि ये पास वाला थीटा है और ये दूर वाला डीबी साइन थीटा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? डीबी का पास वाला कंपोनेंट यानी कोस थीटा, डीबी का दूर वाला कंपोनेंट यानी कि साइन थीटा। क्या आप समझ रहे हो कि इस दो एलिमेंट के बीच में रिश्ता ये है कि सर ऊपर नीचे वाला आपस में मर जाएगा या मार देगा एक दूसरे को, सिर्फ साइन थीटा वाले कंपोनेंट बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स यहां पर बचेंगे। तो दो तरीके हैं एक तो मेरे पास, या तो मैं दोनों एलिमेंट को कंसीडर करूं तो मैं 2b sin थीटा लिखूं, या सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को कंसीडर करूं तो मुझे लिखना चाहिए b net इज इक्वल टू db sin थीटा। अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट को कंसीडर करूं तो मुझे db sin थीटा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी वापस थीटा होगा। ठीक है, समझ लो, ये थीटा, ये कहां से डायरेक्शन निकाली सर आपने? ये डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, आपको पता नहीं थी। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है सर, वो हम पढ़ेंगे बेच में भी और कहीं ना कहीं। ठीक है, हम पढ़ेंगे, मतलब ये हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है। लेकिन अभी के लिए मानो कि डीबी की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, इस एलिमेंट की वजह से कुछ ऐसी क्रॉस में आई, ऐसे कुछ क्रॉस पे है। हालांकि आर क्रॉस बी करके आप पहले से निकाल सकते हो, ये आई क्रॉस आइडियल क्रॉस बी करके, आइडियल क्रॉस आर करके ये बाहर निकलती हुई यहाँ पर ऐसे नीचे जाती हुई। लेकिन छोटी छोटी बातें आपको तो ये समझनी है कि यहाँ पर साइन थीटा वाला कंपोनेंट, कुछ भी याद ना रहा हो, सुनो मेरी बात, इसमें कुछ भी याद ना रहा हो तो ये बात याद रखो कि साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। ये इसलिए मैंने करवाया क्योंकि 12th में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे जैसे आप 12th में आगे बढ़ोगे बेटा, डेरिवेशंस थोड़े लंबे आएंगे। और ये डेरिवेशन ऐसा है कि जो पूछा गया है बोर्ड्स में, एक दो बार पूछा गया है। तो मैंने बस बताने के लिए आपको कि ऐसे डेरिवेशन पूछे गए, डराने की कोशिश इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, 12th के डेरिवेशन थोड़े लंबे होने ही वाले हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू 11th। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, नहीं, मुश्किल को भी आसान बनाया जा सकता है अगर आप शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही एक अच्छी तैयारी में जुड़ गए हो तो देख, मैंने आपको पहले से हल्की फुल्की बात ये बता दी कि कोस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट क्यों होता है, फिर साइन थीटा वाला ऐड हो गया, तो डीबी साइन थीटा 2 टाइम्स मैंने क्यों नहीं लिखा है उसका आंसर भी मैंने दिया है। अगर मुझे 2 टाइम्स लिखना है तो मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन यहां से यहां तक की रिंग का करना है। मैं एक एलिमेंट को कंसीडर करता हूं तो मुझे डीबी साइन थीटा लिखना चाहिए, दोनों एलिमेंट को कंसीडर करता हूं ऊपर वाले नीचे वाले को तो मुझे 2 डीबी साइन थीटा लिखना चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ऊपर वाले एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूं, फिर मैं पूरा इंटीग्रेशन कर लूंगा। दोनों एलिमेंट को कंसीडर करता तो मुझे आधा इंटीग्रेशन करना चाहिए था, आधी रिंग के ऊपर का इंटीग्रेशन करना चाहिए था। ये रिंग में से करंट आई बह रहा है, उसकी रेडियस आर है। डीबी साइन थीटा, डीबी की वैल्यू कितनी है सर, म्यू नोट आई डीएल, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू सामने वाला आर, पास वाला छोटा वाला आर, पास वाला छोटा वाला आर। एक तरह से समझो इसमें, तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल आपको कौन लग रहा है भाई? देखा जाए तो सर आई तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट बताया था, 4 पाई भी, म्यू नॉट कुछ ऐसा भद्दा सा टर्म है, हमें पता नहीं उसके बारे में। आर भी एक तरह से कांस्टेंट है सर, सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट वाला पार्ट है ना डीएल, वाह कांस्टेंट नहीं है, वह एक वेरिएबल है, वह एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को अलग निकालो, बाकी सबको अलग निकालो, इस वेरिएबल को अलग निकालो, बाकी सबको एक अलग निकालो। तो म्यू नॉट आई आर, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 4 पाई छोटे वाला आर का क्यूब, और लिखा जाएगा इस इंटीग्रेशन डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर, एक तरह से देखा जाए तो 0 से शुरुआत हुई है इसकी और घूम फिर के पूरा कंप्लीट किया जाएगा तो ये 2 पाई आर बन जाएगा, ये 2 पाई आर बन जाएगा। तो 0 से लेके 2 पाई आर तक इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन करोगे आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी, इस रिंग की लेंथ मिल जाएगी। तो इस रिंग की लेंथ कितनी है, 0 से लेके 2 पाई आर तक। तो इंटीग्रेशन करोगे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, म्यू नॉट आई आर, ये 2 पाई आर, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 4 पाई। अब छोटे वाले आर की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, यहाँ पर लिखा जाएगा ना पावर 1/2। छोटे वाले आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 1/2, या रूट बोलो या 1/2 बोलो, तो 1/2 और पावर यहाँ पर क्यूब में थी। तो काटापीटी थोड़ी बहुत कर दें तो लिखा जा सकता है यहाँ से 4 पाई 2 पाई, तो ये पाई पाई मरा, यहाँ से 2 बच गया, तो लिखा जा सकता है यहाँ से म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और लिखा जाएगा कैपिटल में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 3/2।
एक बार अच्छे से इसको देख लो, एक बार अच्छे से इसको देख लो। एक अच्छा वाला, एक तगड़ा वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन मैं समझाना चाहता था एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन मैं समझाना चाहता था, इस वजह से मैंने टाइम लिया है। एक बार अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से इसको देख लो, टाइम दो इस क्वेश्चन को। देखो ये कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या हालांकि ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन है, क्वेश्चन नहीं है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पूछा गया था 12th में। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का ये डेरिवेशन है छोटा सा, कि एक करंट कैरिंग रिंग की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पे एक्सियल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती है। जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम बायो-सावर्ट लॉ से फाइंड करते हैं, लेकिन मैंने है ना आपको रटाने के लिए, मतलब याद रखने के लिए ऐसा, क्या इसको रटना है? नहीं यार, ये आपको रटना थोड़ी था, आपको तो समझना था कि कैसे अप्लाई किया जाए। आपको क्या भी पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में? नहीं, अभी तो बहुत टाइम है इस क्वेश्चन के लिए समझने के लिए। आप तो पहले से तैयार हो रहे हो इसके लिए, आप पहले से तैयार हो रहे, प्रारंभिक रूप से तैयार हो रहे, इसलिए हम एक बड़ा क्वेश्चन अच्छा सा किया कि डीबी साइन थीटा कैसे यूज किया, तो वेक्टर्स का भी अच्छा खासा यूज हुआ है। फिर इसमें इंटीग्रेशन का भयंकर रूप आया, भयंकर, कि ये डीएल कैसा लिखा जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है हमने। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना अगर आपत्ति लग रही हो तो, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था कि जो 12th में आपको दिखाई देगा, 12th में आपको ये 3 मार्क्स के डेरिवेशन में दिखाई देगा। लो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है एक्स डिस्टेंस पे, तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा है पहले तो, कि म्यू नॉट आई टी, अगर टी टर्म्स में दे रखा है करंट तो टी टर्म्स में लिख लिया, आई टी अपॉन करके 2 पाई एक्स, एक्स डिस्टेंस है तो एक्स डिस्टेंस हमने लिख लिया है सर, ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये है ना गिवन है, पहले ये बात समझ लो कि गिवन है। मैं अभी जो व्हाइट इस पेन से लिखूंगा व्हाइट कलर से, वो सब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें इसमें है वो गिवन है। अब हमें फाइंड करना है फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अब फ्लक्स हमें पता नहीं है, अभी इस टाइम पे हमें फ्लक्स पता नहीं है, ये मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बताया गया है कि बी डॉट डी है, जहां पर डी ए क्या है, एरिया है, डी ए क्या है, एरिया है, छोटा वाला एरिया। किसका एरिया है? इस वाले पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया। और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता दी, बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता दी, ये लिखी हुई आ गई पिंकी कलर के अक्षरों में। सर डी ए की वैल्यू मान लिया जाए कि ये बी है, तो ये पूरा का पूरा बी लिखा जाएगा, और ये विड्थ मान ली गई है कुछ डी एक्स जितनी, ये विड्थ डी एक्स जितनी। हमें इसमें निकालना है कि इस वाले पार्ट में कितना फ्लक्स होगा। एक्चुअल में होता ये है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट समझना है आप लोगों को। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, क्रॉस करके रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता दी गई है, ये क्वेश्चन में बता दी गई है कि म्यू नॉट आई टी इंटू करके अपॉन करके 2 पाई एक्स। और डी ए की वैल्यू हमने फाइंड की, हमने समझी है कि बी ए की वैल्यू लिखी जा सकती है, डी ए की वैल्यू लिखी जाती है स्ट्रिप की एरिया की वैल्यू। सर लेंथ इसकी कितनी है बी, विड्थ कितनी है डी एक्स जितनी, तो ये लिख दिया हमने बी डॉट डी एक्स, बी डॉट डी एक्स डी ए की वैल्यू होगी। अब थोड़ा सा समझो, तो क्वेश्चन में सारी चीजें आपको बता रखी थी, ये पूरा पार्ट आपको बता रहा है, आपको नहीं पता है फ्लक्स क्या है, आपको नहीं पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया था बोर्ड्स में, देखना। तो हमने लिखा गया कि सर म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर निकाल दो, आई टी बाहर निकाल दिया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल कर रहा है, लेकिन हमें क्या लेना दे रहा है, हमें तो वेरिएबल दिख रहा है इसमें, क्या सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है कि एक्स और एक डी एक्स, यही वेरिएबल दो दिख रहे हैं, इस वजह से हम टाइम की रिस्पेक्ट में जो करंट दे रखा है उसकी भी चिंता नहीं करते, उसको भी हमने बाहर निकाल लिया। और क्या पार्ट आ रहा है सर 2 पाई बाहर निकल गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ ये बी को भी बाहर निकाल दिया, तो बच रहा है सर 1 अपॉन एक्स इंटू करके डी एक्स। अरे बाप रे, तो ये भद्दा सा टर्म था, सब कुछ बाहर निकल गया, बचा क्या 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तुमने सीखा है, क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू करके डी एक्स का इंटीग्रेशन, सर log एक्स या फिर ln एक्स, कहाँ गया, हाँ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log बेस्ड ई या फिर ln एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। ln एक्स और log बेस्ड ई को एक ही कहा जाता है, किधर गया देख। तो हमने लिख लिया यहाँ पर म्यू नॉट आई, ये आ गया टाइम टी के रिस्पेक्ट में कुछ दे रखा है, ये बी अपन करके 2 पाई। अब यहां पर लिख लिया हमने ln x, लेकिन एक चिंता ये आई कि यहां पर लिमिट क्या से क्या रखें, लिमिट क्या से क्या रखें, ये एक चिंताजनक बात है कि लिमिट कहां से कहां तक की आएगी। तो थोड़ा सोच समझ के लिमिट रखना है, फिजिक्स में लिमिट ही हमें समझनी है कि कहां से कहां तक की लिमिट लिखी जाएगी। तो शुरुआत देख यहां से कि ये a डिस्टेंस, और कहां पर खत्म होता है, ये a प्लस बी पे खत्म होता है, तो शुरुआत होगी इसकी a से, लिमिट लिखी जाएगी a, और a से कहां तक, a प्लस बी तक पूरी लिमिट। देखिए फर्स्ट एंड इसका आया, इस वायर की वजह से ये फर्स्ट एंड, और ये सेकंड एंड आया, इस वायर की वजह से कहां तक फील्ड पहुंच रही है इस लूप में, सर सेकंड एंड तक, मतलब a और a प्लस बी के फॉर्म में ये लिखा जाता है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से, लॉग की
प्रॉपर्टी के हिसाब से कि मैं लिख सकता हूं ln, एक बार x की जगह a प्लस बी, एक बार x की जगह आ जाएगा a, तो a प्लस बी माइनस करके ln a लिखा जाएगा। तो मैं इसको अच्छे अक्षरों में से लिख सकता हूं म्यू नोट आई टी इंटू करके b अपन करके 2 पाई लिखा जाएगा, यह आ जाएगा ln a प्लस बी डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ये लिखने का एक लॉग की प्रॉपर्टी का लिखने का तरीका ln a प्लस बी माइनस ln a आएगा, जिसको मैंने प्रॉपर्टी का यूज करके ln a प्लस बी डिवाइड बाई ए लिख लिया। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी था जो बोर्ड्स पे पूछा गया था, और एक आध बार कंप्यूटर एग्जामिनेशन में एमसीक्यू फॉर्म में भी आया था। देख लो इसको अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस इंटीग्रेशन करने का तरीका आना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पता है क्या? नहीं, पिंकी वाले फॉर्मूला जो मैंने लिखे हैं वो आपको अभी पता नहीं होंगे, शायद पता होंगे, शायद नहीं भी पता होंगे, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे पता चलता जाएगा, लेकिन अप्लाई कैसे किया जाएगा वो आप समझने जा रहे हो। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन की बात आती है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है फिजिक्स में। हालांकि यूज तो मैंने पहले ही बता दिया है, जो क्वेश्चन करवाए थे वो इसका यूज ही तो था, ये क्वेश्चंस करवाए थे वो आपको यूज ही तो था, लेकिन फिर भी एक हटके बात बताते हैं कि एरिया फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि y वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है, y वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है, अगर ये एरिया की वैल्यू निकालनी है, अगर ये एरिया की वैल्यू हमें निकालनी है तो लिखा जाता है एरिया a इज इक्वल टू वाई डॉट डी एक्स, ये आपको एरिया की वैल्यू दे देगा। बहुत छोटी सी बात है ये y डॉट डी एक्स, ये लिमिट भी रख सकते हो, ये लोअर लिमिट या हायर लिमिट, मतलब लिमिट्स भी आप यहां से पुट कर सकते हो। मान लिया जाए ये a ये b, तो कहां से कहां तक का एरिया, a से लेके b तक का एरिया आपको मिल जाएगा। दूसरा पार्ट, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये कुछ फंक्शन दे रखा है y वर्सेस x का, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू। तो आई एवरेज निकालने का या वाई एवरेज निकालने का तरीका कि सर जो भी वाई एक्सिस पे वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा सर इस छोटी वाली एक्सिस का इंटीग्रेशन, ये तुम्हें एवरेज वैल्यू दे देगा। इसका है ना यूज किया जाएगा अल्टरनेटिंग करंट नाम के चैप्टर में, जहां पर हम आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें डिफिकल्ट लगे, क्योंकि डिफिकल्ट चीजों की आदत डालो, 12th फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, 11th फिजिक्स भी उतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। अगर 10th से आप देख रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में, और 11th के लिए आप देख रहे हो, तब भी ये सूटेबल है, कहीं ना कहीं काम में आने वाली बात है। देख, एक फंक्शन दे रखा है कुछ ऐसा कि i इज इक्वल टू आई नोट टी, डिनोमिनेटर में टो या टाउ बोला जा सकता है इसको। टाउ क्या है? कांस्टेंट है। ओके, टी क्या है? एक वेरिएबल है। यहां पर जो वेरिएबल है वो अलग से लिखता हूं, ये वेरिएबल है। ठीक, अब हमें ऐसा पूछा गया कि आरएमएस वैल्यू निकाल के बताइए कहां से कहां तक, 0 से लेकर टाउ तक, 0 से लेकर टाउ तक आरएमएस वैल्यू। अब हमें तो पता ही नहीं है कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। देख, मैं रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपको याद रखना है, नहीं यार, नहीं याद रखना है। ये जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे पढ़ोगे, बेच में पढ़ोगे, तब तक वैसे वैसे ये चीज़ें याद रहती जाएगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। समझना, मैं कंसेप्ट रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कंसेप्ट जुड़ेंगे वहां पर। तो आरएमएस के लिए एक ऐसे हिंट आपको बता रखिए, जैसे कि हमें एस की वैल्यू निकालनी है, हमें आईआरएमएस निकालना है, तो पहले उसका स्क्वायर करो। पहला पार्ट है उसका स्क्वायर करो। तो हमें आई जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका स्क्वायर किया, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका स्क्वायर किया। जैसे कि आई का फंक्शन ये दे रखा है तो मैंने उसका स्क्वायर कर लिया, आई नोट का स्क्वायर, टी का स्क्वायर और टाउ का स्क्वायर। फिर मीन मतलब एवरेज वैल्यू, तो उसका रूट मीन निकालो, ये मीन निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, मीन निकाल दिया। और तीसरा पार्ट है उसका रूट, मतलब कि उसका रूट लो, ये हमने रूट निकाल दिया, देख आरएमएस उल्टा चलते हैं, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फिर उसका रूट लो। हालांकि छोटी छोटी बातें 11th में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो याद रख ले कि क्या है, और नहीं भी याद रखोगे तो वापस आप जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तब ये चीजें याद आपको रखनी होगी। अब हमें पहले से पता है कि एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका क्या है। जैसे कि आई वर्सेस टी का ग्राफ दे रखा होगा, और आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आई डॉट डी टी इंटू करके डी टी। लेकिन हमें एवरेज वैल्यू आई की नहीं निकालनी है, हमें एवरेज वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है इस आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो इस आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। देखना, समझना, सोचना इस आई स्क्वायर के बारे में। सर एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेशन करो, किसका करो? आई स्क्वायर का करो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। इसमें कोई आपत्ति हमें नहीं लग रही है। अब देख, आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, तो आई नोट का स्क्वायर तो बाहर ही निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, टी का स्क्वायर वेरिएबल है तो रह जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जो टाउ स्क्वायर है
वो भी बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर वाले टर्म में सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, ऊपर वाले टर्म में बचेगा टी स्क्वायर इंटू करके डी टी। डिनोमिनेटर में देखा जाए तो डी टी का इंटीग्रेशन, सिर्फ और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन। क्या आप समझ पा रहे हो इसको, क्या आप समझ पा रहे हो इसको, देखो एक बार अच्छे से, देखो बड़े बड़े स्टेप में लिख रहा हूं तो आपको समझ में आए कि क्या चीजें चल रही है यहाँ पर, क्या चीजें यहाँ पर चल रही है। कोई आपत्तिजनक बात है इसमें, मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रही है तो मुझे बताते रहना, फिर भी आपको लग रही है तो मुझे बताते रहना, ठीक है। यहां से अब शुरुआत करता हूं, देखना ये देख कहां से कहां तक की लिमिट रखनी है वो भी अभी बात करेंगे, कहां से कहां तक की लिमिट बता रखी है, 0 से टाउ तक की लिमिट। इंटीग्रेशन करता हूं, देखना इसका सोल्व करता हूं, इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं भाइयों बहनों। आई नोट स्क्वायर एज इट इज, आई नोट का स्क्वायर एज इट इज, टाउ एज इट इज, ठीक है, टाउ का स्क्वायर एज इट इज, टी स्क्वायर तो पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, नई वाली पावर मतलब क्या हो जाएगी, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, ये कहां से कहां तक, 0 से लेके टाउ तक। और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब टी आ जाएगा, डी का इंटीग्रेशन टी कहां से कहां, 0 से टाउ तक, 0 से टाउ तक। लो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। किसके किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये रेड वाले पार्ट की, ये रेड वाले पार्ट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं कि आई का स्क्वायर था उसका रूट, उसकी एवरेज वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसकी एवरेज वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। एवरेज वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन एक अच्छा वाला इंटीग्रेशन किया हमने, एक अच्छा वाला इंटीग्रेशन किया है, समझ रहा है इसकी बात। देख हल्का फुल्का तो मैथ्स में पढ़ते ही है कि 5x है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, कैसे 12th में यूज किया जाएगा वो भी तो समझ रहा है ना हमें, ठीक। तो देख पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, देखना आई नोट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टाउ का स्क्वायर। अब देखा जाए तो पहले 0 वाला तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि टी की वैल्यू 0 रखोगे पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो सीधा टाउ ही लिखो, तो टाउ क्यूब डिवाइड में 3 माइनस करके 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट आ गया। डिनोमिनेटर में लिखा जाए, सर टी की जगह एक बार टाउ लिखा, टाउ माइनस 0 किया, टाउ ही आ गया। काटा पीटी थोड़ी बहुत की जाए इसमें, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है, टाउ स्क्वायर है, यहाँ पर टाउ का क्यूब है। अब देखा जाए तो ये टाउ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ कैसे नहीं सर, ये आई नोट स्क्वायर बच रहा है और डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है। ये किसकी वैल्यू आई है, एक तरह समझो तो, आप एक तरह से समझा जाए तो ये वैल्यू आई है इस रेड वाले पार्ट की, इस रेड वाले पार्ट की, इस रेड वाले पार्ट की मतलब सर आई स्क्वायर और उसकी एवरेज वैल्यू, आई स्क्वायर और उसकी एवरेज वैल्यू, ये इंटीग्रेशन का पार्ट था। क्या हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आई आरएमएस क्या होगी, आई आरएमएस क्या होगी। तो उन्होंने ये पूछा गया, ये बताया कि पहले तो आई का स्क्वायर करो और उसका मीन निकालो। तो आई का स्क्वायर और उसका मीन तो हमें पता चल गया कितना है सर, ये वैल्यू आ रही है आई नोट स्क्वायर डिवाइड में 3 जितनी। अब उन्होंने बताया कि इसका रूट निकालो, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, उसका रूट होती है, उसका रूट होती है। तो हमने रूट निकाला और हमें कुछ आंसर मिला है ऐसा कि आई नोट डिवाइड बाई रूट 3, आई नोट डिवाइड बाई रूट 3, ये हमारा आंसर हुआ है, ये हमारा आंसर हुआ है। क्या इसको रटना था, जरा भी नहीं यार, जरा भी नहीं, ये हमें रटना नहीं था। मैं आपको कैसे अप्लाई होगा 12th में वह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे भी रखे हैं, हो सकता है कि वो आपको बहुत टफ लगे हो, ऐसा भी लगा हो कि क्या ही कर दिया इसने ना। अगर ऐसी कुछ बात लगी हो तो वापस रिवाइंड करके देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन फिर भी बात ऐसी लगे तो 15-20 मिनट का पोज ले लो, एक बार खुद से कोशिश करो, नहीं बन रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यहाँ पर ज़्यादा आपत्ति आई थी, ठीक है। इसी के साथ डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन सेशन का अंत करते हैं। लेकिन ये जर्नी ऐसी है कि जो साथ साथ चलेगी। कभी आप सोचते हो ना कि मैं सारे कंसेप्ट है वो 11th के रिवाइज कर लूँ पहले से ही, 12th शुरू होने से पहले ही रिवाइज कर लूँ, तो एक हल्का फुल्का, हालांकि तुम्हारी सोच सही है, तुम जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट ऐसे होंगे कि जो 12th की शुरू में या 12th की पैरेलल ही चलेंगे। कुछ कैसे यूज़ किया जाएगा वो एक्चुअल में जब 12th के कंसेप्ट, जैसे कि मैंने बायोसावर्ट लॉ के लिए मैंने बता दिया कि कुछ ऐसा फॉर्म आपको याद रखना है, तो फॉर्म अभी से थोड़ी याद रखना है, वहाँ पर पढ़ोगे फिर तो वो कहानी याद रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर भी तो आप 10 क्वेश्चन करोगे, फिर वो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म याद रह जाएगा। फिर उसका एक इंटीग्रेशन से एक छोटा सा हल्का सा पार्ट आ जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप 12th में एंटर करोगे, जैसे जैसे आप बेच में पढ़ोगे, हाँ वैसे वैसे आप कुछ चीज़ें 11th की साथ साथ पढ़ते जाओगे।
कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, वो कुछ कुछ पढ़ते जाओगे। लेकिन पहले हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि सर ऐसी कुछ क्वेश्चन, ऐसी कुछ बात यूज़ होने वाली है। तो हमने बेसिक से कंसेप्ट पहले से ही रिवाइज कर ली कि क्या होगा, डिफरेंशिएशन का यूज़ कैसे किया जाएगा, इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे किया जाएगा, और साथ साथ हमने ये डिस्कशन भी कर लिया कि 11th के कौन से कंसेप्ट है वो जो वापस आने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं 12th के फिजिक्स में। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन का स्वाहा करते हैं। आपको कोई भी आपत्ति लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क बोल सकते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।